ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, वो भी वन शॉट में, और इसके सारे, इस चैप्टर के सारे टर्म्स को, सारी चीजों को हम एक ही बार में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। इसका मतलब कि हम संसाधन के बारे में समझेंगे और उसके विकास के बारे में समझेंगे। लेकिन इस चैप्टर का नाम संसाधन और विकास है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है क्या? तो अभी एक एक करके हम देखेंगे कि भाई इसमें, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। भाई क्या हाल चाल है सभी प्यारे प्यारे से बच्चों का, सभी क्यूट क्यूट से बच्चों का। आज आपकी प्यारी वैष्णवी मैम लेकर हाजिर है आप सभी के सामने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, वो भी वन शॉट में, और इसके सारे, इस चैप्टर के सारे टर्म्स को, सारी चीजों को हम एक ही बार में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो भाई जैसा कि चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास, इसका मतलब कि हम संसाधन के बारे में समझेंगे और उसके विकास के बारे में समझेंगे। सो सिंपल, लेकिन इतना सिंपल ही है नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी एक एक करके हम देखेंगे कि भाई इसमें, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। वैसे ये प्यारी सी सीनरी देख के तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया होगा, मन दिल गार्डन गार्डन हो रहा होगा कि वाह क्या जगह है, काश मैं यही होता, है ना। लेकिन अभी दिमाग में बहुत सारा कौतूहल मचा होगा, बहुत सारी उलझने होंगी इनकी तरह कि भाई मैम चैप्टर तो लेकर आई हैं, लेकिन इस चैप्टर का नाम संसाधन और विकास है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है क्या? भाई अब इसके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें घूम रही। चलो तो जल्दी से इसके दिमाग की खिचड़ी को हटाते हैं और इसको बताते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो भाई लिख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में संसाधन के बारे में पढ़ना है कि संसाधन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। संसाधनों का के प्रकार, ठीक है, इसके प्रकार, भाई कितने तरीके से संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है, हम उसके बारे में भी यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। भाई संसाधनों को हम वर्गीकृत भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से करेंगे। उसके बाद कि भैया संसाधनों का संरक्षण करना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ठीक है। तो क्या हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर भू संसाधन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भूमि, हमें पता है कि भूमि हमारे लिए बहुत बड़ा संसाधन है, तो हम उसके बारे में भी यहीं पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मृदा संसाधन के बारे में भी हम यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। मृदा संसाधन के बारे में भी हम यहीं पर पढ़ेंगे, और साथ में इन संसाधनों को किस तरीके से संरक्षण दिया जा सकता है, ये सारे टॉपिक को हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। तो आई होप कि आपके दिमाग में जो कौतूहल मचा होगा वो अब दूर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। और भाई सिंपल सी हमारी जो परंपरा है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो ये है कि वैष्णवी मैम की क्लास में आना होता है तो मुस्कुरा कर आना होता है, और जाना होता है तो भी मुस्कुराना होता है। भाई देख लो प्यारी सी स्माइल आपके सामने है, दिल खोल कर मुस्कुरा लो। और ये मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ठीक है, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, इसका नाम है ऑगी। आप जैसे बहुत लोग जानते होंगे ऑगी को। भाई मुझे ऑगी का घर बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई विश कि काश कभी मेरा घर भी ऑगी के घर जितना बड़ा हो पाए। तो इसी विश के साथ हम अपने लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई प्रकार को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि संसाधन का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम लिख लेते हैं पहले संसाधन, ठीक है। क्या लिख रहे हैं भैया, अब हम लिख रहे हैं संसाधन। अब ध्यान से इसको सुनना, बहुत प्यार से समझना और सुनना। सिंपल सी आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि तुमने जमीन के नीचे से तुमने खुदाई करी, ठीक है। मान लो मैंने थोड़ा सा एक जमीन में यहाँ पे तुम्हें बना दे रही हूँ, ये रही तुम्हारी जमीन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर हुई भैया खुदाई, ठीक है। बहुत गहरी यहाँ पर खुदाई होती है। अब इस खुदाई की वजह से यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिला है कच्चा तेल, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, इधर क्या मिला हमें, यहाँ पर हमें मिला कच्चा तेल, ठीक है। कच्चा तेल बोले तो क्रूड ऑयल, ठीक है। हमने इसको निकाला, ठीक है। किसको निकाला, हमने कच्चा तेल निकाला। अच्छा बताओ कि क्या इस कच्चे तेल को हम इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या इस कच्चे तेल को हम तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं ज़मीन से निकालने के बाद?
ना कर पाएंगे ना, तो जब नहीं कर पाएंगे तो कैसा संसाधन। तो अब इसको ध्यान से समझना, इस कच्चे तेल में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं और उस प्रोसेस के बाद हमको पता है कि ये हमें पेट्रोल के तौर पे मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ये हमें डीजल के तौर पर मिलेगा, भाई साहब बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो क्या अब हम इन पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो हम बिल्कुल इनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और उपयोग करने के साथ साथ मैं एक शब्द में ये कहूँ कि ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं से हो रही है, ठीक है, इन्हें पेट्रोल डीजल से, इन्हीं को अपनी गाड़ी में डालेंगे तब ना हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है, तब ना हमें वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी। इसका मतलब मैम समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ऐसी वस्तुएं, ठीक है, कैसी वस्तुएं भैया, ऐसी वस्तुएं, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके समझ में आ गई हो और ऐसी समझ में आ गई हो कि अब तुमसे कोई भी पूछेगा तुम फटाक से उसे बता दोगे कि संसाधन हम उससे बोलते हैं जो वस्तुएं हमारे आसपास की, हमारे वातावरण की जो भी वस्तुएं हैं जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, उन्हें हम बोलते हैं संसाधन। बोले तो रिसोर्स, ये पेन है इससे मैं लिख पा रही हूँ तो ये मेरे लिए एक संसाधन है। ये एक डिजिटल बोर्ड है जिसपे मैं लिखकर आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक संसाधन है। वो मोबाइल की स्क्रीन पे आप इस लेक्चर को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो एक संसाधन है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ठीक है। ये सब क्या है, ये एक संसाधन है। अच्छा, तो क्या मैम कोई क्राइटेरिया भी होता है, कोई शर्तें भी होती हैं क्या, क्या हम हर एक चीज को संसाधन बोल सकते हैं क्या, मन में सवाल आ रहा होगा। तो बेटा सिंपल सा इसका जवाब ये है कि हम हर एक वस्तु को संसाधन नहीं बोलेंगे, भले ही वो हमारी ज़रूरत क्यों ना पूरी करे, उसकी कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं। अच्छा, वो शर्तें क्या होती हैं वो आप ज़रूर नोट कर लेना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो भैया थोड़ा सा शर्तें यहाँ पर लिख देते हैं, प्यारी सी एक लाइन खींच देते हैं, पहले ये रही लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो भैया शर्तें क्या क्या हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। शर्तें क्या क्या हैं जिनके दम पर हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि ये जो वस्तु है ये हमारे लिए संसाधन है। सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि भैया पैसा, मतलब कि वो हमारे लिए क्या है, फीजिबल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, वो हमारे लिए फीजिबल होना चाहिए। फीजिबल का मतलब क्या है कि मान लो एक जगह से, एक हमने ढूंढा एक जगह जहाँ से हमें सोना मिल रहा है, वो सोना वहाँ से हमें निकालने में लागत हमारी 100 करोड़ की लग रही है, ठीक है, 100 करोड़ की लागत लग रही है, लेकिन जब हम उसे मार्केट तक लेके जा रहे हैं तब वो 70 करोड़ रुपए में ही बिक रहा है। इसका मतलब कि 30 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कि पैसे के हिसाब से वो हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। यही चीज अगर होती कि भैया 100 करोड़ हमारी लागत लग रही है उसको निकालने में और 130 करोड़, 110 भी मान लो, 110 करोड़ में भी अगर वो मार्केट में बिक रहा है, इसका मतलब कि हमें फायदा हो रहा है, इसका मतलब वो इकोनॉमिकली फीजिबल है हमारे लिए, तभी वो हमारे लिए संसाधन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसकी उपलब्धता प्रॉपर हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, उपलब्धता हमारे पास होनी चाहिए, मतलब उसका एक्सेस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, उसका एक्सेस हमारे पास होना चाहिए। मतलब ये कि अगर वो ज़मीन के नीचे हमें पता है कि वो चीज़ हमें मिल रही है तो क्या हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं, क्या हम उसे आसानी से अपने पास उपलब्ध करा सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर ये है कि भैया सामाजिक रूप से ये मान्य भी होना चाहिए, ठीक है, सामाजिक मान्यता भी होनी चाहिए इसमें कि भैया जो ही चीज़ हम निकाल रहे हैं, कोई चीज़ हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो क्या सामाजिक रूप से वो चीज़ सही है, इस्तेमाल करने लायक है वो चीज़। तो ये तीनों फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो भले ही कोई भी चीज़ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हो, लेकिन जब तक ये तीनों क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं करेगी, इन तीनों शर्तों को वो नहीं मानेगी, तब तक हम किसी भी चीज़ को संसाधन नहीं बोलेंगे, ठीक है।
ठीक है, तब तक हम किसी भी चीज को संसाधन नहीं बोलेंगे। तो आई होप आपको संसाधन इतने बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा कि आप इसको किसी भी छोटे से बच्चे को भी समझा सकते हो। अब थोड़ा सा संसाधन को अगर हम वर्गीकृत करने की कोशिश करें तो हम वो भी जरूर करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटे से तरीके में वर्गीकृत करना बता रही हूँ, फिर एक बड़े तरीके में भी हम उसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल से बात कर रहे हैं संसाधन की, ठीक है, ध्यान से इसको समझना बच्चा, ठीक है। संसाधन को हम क्या करने जा रहे हैं, संसाधन को हम वर्गीकृत करने जा रहे हैं। अभी हम एक माइनर तरीके से करेंगे थोड़ी, अभी उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में भी करेंगे। अब संसाधन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक तुम्हारा ये रहा, दूसरा तुम्हारा ये रहा, ठीक है। संसाधन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तुम्हारा क्या होगा, एक होगा प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, एक क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, मानवीय संसाधन हो गया, ठीक है। एक हो गया प्राकृतिक, दूसरा हो गया मानवीय भैया। तो ये हमने लिख लिया। अब प्राकृतिक का मतलब क्या है, जो तुम्हें प्रकृति से मिल रहा हो वो संसाधन तुम्हारा प्राकृतिक संसाधन हो गया, और जो क्या है मानव निर्मित हो वो तुम्हारा मानवीय संसाधन हो गया, ठीक है। तो इतनी चीजें हमारी भाई साहब क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर हम प्राकृतिक संसाधन को भी और आगे विभाजित करने की कोशिश करें तो इसको भी हम दो पार्ट में आगे डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको भी हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आएगा तुम्हारा नवीकरणीय, ठीक है, क्या आएगा, एक आएगा तुम्हारा नवीकरणीय, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा अनवीकरणीय, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है मैम, नाम से बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चा कि जिसको हम नया बना सकते हैं वो नवीकरणीय है, और जिसको हम नया नहीं बना सकते हैं वो हमारा अनवीकरणीय है, ठीक है। इस वर्गीकरण को ध्यान से समझते चलना, ठीक है, बिल्कुल भी गड़बड़ाना नहीं कुछ। तो नवीकरणीय मैंने बोला क्या, जिसको हम नया बना सकते हैं वो हमारा नवीकरणीय, जिसको हम नया नहीं बना सकते वो हमारा अनवीकरणीय हो गया। तो क्या हम इसे और आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान से इसको समझते चलो। नवीकरणीय को हम आगे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक तुम्हारा आएगा सतत, ठीक है, एक तुम्हारा क्या आ रहा है सतत, दूसरा तुम्हारा क्या आ रहा है भैया, दूसरा ध्यान से इसको समझ लेना, एक तुम्हारा आ रहा है सतत, दूसरा आ रहा है तुम्हारा जैव, ठीक है। एक क्या हो गया भैया सतत, दूसरा हो गया तुम्हारा जैव। सतत का मतलब ये है कि जो कॉन्टिन्यू फ्लो में चल रहा है, समझ रहे हो, जो कॉन्टिन्यू फ्लो में चल रहा है, जैसे कि क्या, हवा, ठीक है, जैसे क्या हो गया भाई साहब, जैसे हो गया हवा, जैसे हो गया पानी, तो ये तुम्हारा सतत में आएगा। लेकिन अगर मैं जैव की बात करूं, जैव के बारे में तुम्हें पता है, जो जीवित वस्तुओं से निर्मित हो, राइट, जो जीवित वस्तुओं से निर्मित हो, तो जीवित तुम्हें पता है कि क्या है, एक तो पेड़ पौधे, दूसरा क्या है पशु। अब पशु भैया इंसान में तुम्हारे पशु में ही आ जाएंगे, इंसान अपने आप में बहुत बड़ा जानवर है, तुम्हें पता होगा, तो उसको अलग से तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसमें दो पार्ट में इसको बता दिया, एक क्या हो गया भैया, एक वन हो गया और दूसरा हो गया वन्य जीव हो गया, खत्म, ठीक है, वन हो गया और वन्य जीव। तो भैया नवीकरणीय को तो हमने आगे तक पूरा क्लासिफाई कर दिया है, तो क्या हम अनवीकरणीय को भी विभाजित करने के लिए तैयार हैं, तो यस मैम बिल्कुल तैयार हैं। चलो भैया अनवीकरणीय को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तुम्हारा क्या आएगा पुनः चक्रीय, ठीक है, एक क्या आएगा भैया पुनः चक्रीय और दूसरा आएगा अचक्रीय, ठीक है, एक है पुनः चक्रीय, दूसरा है अचक्रीय। अब इसका मतलब क्या है मैम, भैया बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक भैया पुनः चक्रीय, जिसको मतलब क्या है, हम दोबारा से किसी ना किसी प्रोसेस से पा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम दोबारा से किसी ना किसी प्रोसेस से पा सकते हैं, वो हो गया तुम्हारा पुनः चक्रीय। एग्जाम्पल बोले तो क्या, धातु, कि भैया मम्मी को अगर अपने अंगूठी की डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही है तो वो उसको पिघला के दूसरी डिज़ाइन बनवा सकती हैं। मम्मी को अगर अपना नौलखा हार नहीं पसंद आ रहा है तो उसको वो मेल्ट करवा के कंगन वगैरह बनवा सकती हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारा पुनः चक्रीय में आएगा। अगर बात करें अचक्रीय की, तो अचक्रीय तुम्हारा क्या होगा भैया, जो एक बार आया तो ख़त्म, दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें, मतलब तुम्हारा जैसे पेट्रोल डीजल, ठीक है, क्या मैंने बोला, जैसे कि पेट्रोल हो गया और
डीजल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। भाई तुमने हाथ में ऐसा पेट्रोल रखा हुआ है, वो उड़ जाएगा, दोबारा तुम्हें नहीं मिलेगा। तो भैया ये हमारा क्या रहा, ये पूरा हमने बताया प्राकृतिक संसाधन को डिवाइड करके, उसका हमने बाकायदा वर्गीकरण किया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, मानवीय की, तो थोड़ा सा हम मानवीय को भी डिवाइड कर लेते हैं, और मानवीय को भी हम मात्र 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या हो जाएगा भैया, एक होगा तुम्हारा संस्थाएं और संरचनाएं, ठीक है। संस्थाएं और संरचनाएं। अब तुम्हें पता है कि रोड कौन बनाता है, तो इंसान बनाता है। बिल्डिंग कौन बना रहा है भैया, इंसान बना रहा है। रेलवे कौन बना रहा है, इंसान बना रहा है, ठीक है। तो वो किस में आएगा, वो तुम्हारा संस्थाएं और संरचनाएं में आएगा, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, ये सब क्या है, संस्थान है, ठीक है। ये कौन बना रहा है, तो इंसान बना रहा है, ये सब मानव निर्मित है, ठीक है। और अगर मैं संरचनाओं की बात करूं, जैसे कि रेलवेज हो गया, रोड हो गया, ये सब कौन बना रहा है, इंसान बना रहा है। नेक्स्ट अगर मैं मात्रा और गुणवत्ता की बात करूं, तो किसी भी देश में रह रहे जो लोग हैं उसकी मात्रा और उनकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि वो एज अ संसाधन, भाई मानव अपने आप में बहुत बड़ा संसाधन है, ठीक है। तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, कि मान लो भाई साहब बहुत हमारे भारत देश में आपको मानव संसाधनों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती, भाई हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये भी मैटर करता है कि क्या ये जनसंख्या कितना इस देश की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रही है, ठीक है, कितना ये एज अ संसाधन हमारे काम आ पा रही है। और अगर मैं गुणवत्ता की बात करूं, जैसे कि क्या जापान का अगर मैं एग्जांपल हमेशा लेती हूँ, कि जापान में मैंने क्या बताया हुआ है कि वहाँ पर क्या है, मानव संसाधनों पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी गई है। तो उसी वजह से, उसी मानव संसाधनों की वजह से ही जापान आज इतना बड़ा डेवलप्ड नेशन है, ठीक है। तो मात्रा और गुणवत्ता भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो भैया ये रहा, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रही हूँ, इसको देख लो। ये प्रॉपर आपका मैंने एक छोटे तरीके से इसका वर्गीकरण किया हुआ है संसाधनों का, और अभी हम थोड़ा सा इसको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो एक बारी से आप इसको बना लोगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो हम इसको अब डिटेल में भी कर लेंगे। चलो भाई अब थोड़ा सा बात करते हैं और आते हैं अपने डिटेल वाले पे। तो अगर मैं डिटेल की बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पर रहा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख ले रही हूँ, 1 मिनट, यस, ठीक है, ये रहा। अगर मैं डिटेल्ड वे में बात करूं, तो भैया कैसे हम वर्गीकरण करेंगे, सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर करेंगे, फिर उपलब्धता के आधार पर करेंगे, फिर स्वामित्व के आधार पर करेंगे, और फिर विकास की स्थिति के आधार पर करेंगे। तो 4 मेन क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। तो एक एक करके हम समझते जाते हैं कि भैया उत्पत्ति के आधार की जब भी हम बात करते हैं, तो मेजर हमको 2 पार्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक क्या है तुम्हारा, एक है उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, और दूसरा है अजैव संसाधन। अब इसके एग्जाम्पल्स बताना, इसके उदाहरण बताना आपका होमवर्क है, आपकी जिम्मेदारी, ये मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनके उदाहरणों को बताएं। इसको क्या हो गया प्रभु, ठीक है, कि अजैव आपको पता है कि जो यहाँ पर क्या है, एक होता है जीवित, दूसरा होता है निर्जीव, ठीक है। तो जो हमें जीवित वस्तुओं से निर्मित संसाधन देखने को मिल रहे हैं वो सारे जैव में आएंगे, ठीक है। जैसे कि वन हो गया, ठीक है, जैसे कि वन्य जीव हो गया, ठीक है, वन्य जीव हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो अजैव है, जो कि क्या है, यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं से निर्मित हैं, जैसे कि हमारी मृदा, ठीक है, मिट्टी, ठीक है, मृदा है, जैसे कि खनिज है, तो ये किस में आएंगे, ये सब अजैव में आएंगे, ठीक है। आप इसकी इमेज भी देख सकते हो, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेड़ पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये है जैव का उदाहरण, ठीक है, और ये आपको खनिज देखने को मिल रहा है, तो ये है अजैव का उदाहरण, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तुम्हारा जैव हो गया और दूसरा तुम्हारा अजैव हो गया, ठीक है। बिल्कुल बड़ा बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 शॉट में और पूरा चैप्टर हमें खत्म करना है। तो बहुत ही आराम से पानी वानी लेके बैठ जाओ, आराम से बैठो, पानी वानी पियो, मन करे थोड़ा सा डांस वांस कर लो, फिर थोड़ा सा एकदम मूड फ्रेश करके फिर से बैठ जाओ इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं उपलब्धता के आधार पर बात करूं, तो यहाँ पर भी हमें 2 ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। उपलब्धता के आधार पर एक तुम्हारा होगा नवीकरणीय, ठीक है,
क्या होगा भैया, एक तुम्हारा हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, और इसके बारे में अभी तो मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, इसके बारे में मैंने अभी बताया हुआ है कि नवीकरणीय मतलब जिनको तुम नया बना लोगे, ठीक है, और जिनको नया नहीं बना पाओगे वो हो जाएंगे अनवीकरणीय, ठीक है। आपको इनका एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा इधर, ठीक है। रिन्यूएबल भैया जो क्या है हमारे नवीकरणीय है, ठीक है, जैसे हमारी सौर ऊर्जा है, ठीक है, हमारी क्या है जल ऊर्जा है ना, जैसे कि हमारी वायु आपको ऊर्जा पवन ऊर्जा देखने को मिलती है, ठीक है, भूगर्भीय ऊर्जा देखने को मिलती है, भूतापीय ऊर्जा देखने को मिलती है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा नवीकरणीय है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, अनवीकरणीय की, जो भैया जो खत्म हो जा रहा है, जो लिमिटेड अमाउंट में है, कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल डीजल, ये सब काहे का एग्जाम्पल है भैया, तो ये सब एग्जाम्पल है तुम्हारा अनवीकरणीय का, ठीक है। अब आता है क्या, अब आता है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार की जब हम बात करते हैं तो ये आपको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। स्वामित्व के आधार में 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। एक है तुम्हारा व्यक्तिगत, भैया पहले तो व्यक्ति ही है ना, ठीक है, क्या है पहला, क्या है हमारा व्यक्तिगत, जो पापा के पास में है, पापा की जमीन, पापा की जायदाद, पापा का पेट्रोल कह रही हैंड पंप ठीक है, पापा का ट्रैक्टर, पापा की थार, ये सब क्या है, ये सब आएगा तुम्हारे व्यक्तिगत संसाधन में, अपना है ना, अपना घर है भाई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो तुमको मिलेगा सामुदायिक संसाधन, ठीक है, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन जैसे हो गया भैया अपने गांव का क्या तालाब, अपने गांव का प्लेग्राउंड, ठीक है, मंदिर मस्जिद, ठीक है, ये सब क्या आएंगे, ये सब आएंगे सामुदायिक संसाधन में। तीसरा अगर मैं बोलूं तो आएगा राष्ट्रीय, कि भैया एक देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी संसाधन आ रहे हैं वो सब होंगे अपने राष्ट्रीय संसाधन। तो बचा क्या, बचा भैया अंतरराष्ट्रीय, बचा क्या, बचा तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय। अब इसको थोड़ा सा मैप में समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं तुम्हें मैप बना के बता रही हूँ, ध्यान से इसको समझ लेना, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा भारत महान, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके चारों तरफ तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है भैया, समुद्र, ठीक है, पानी ही पानी है चारों तरफ, क्या भाई साहब, चारों तरफ इधर पानी ही पानी है। अब हमको पता है कि इसके इस बाउंड्री के अंदर में जितने भी क्या रहे हैं संसाधन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय किसको बोलेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस बाउंड्री से बाहर, लेकिन इस बाउंड्री से बाहर भी हमारे पास कुछ राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ठीक है। अब वो कौन से होते हैं उसको ध्यान से सुनना, कि यहाँ पर एक हम और लाइन खींच देते हैं ऐसा, और इसके बीच की डिस्टेंस हम मान रहे हैं कितनी है, 200 किलोमीटर। मतलब कि किसी भी देश की जो तट रेखा है उससे आगे 200 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो भी हमारा राष्ट्रीय संसाधन में ही आएगा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय क्या हो जाएगा मैम, तो अंतरराष्ट्रीय इसके बाहर वाला हो जाएगा। इस 200 किलोमीटर के आगे का जितना भी क्षेत्र आएगा, जितने भी संसाधन मिलेंगे वो सब हो जाएंगे तुम्हारे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो ये चीज क्लियर हुई कि किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो भी संसाधन मिलेगा वो सब राष्ट्रीय में आएगा, और उसके बाद का जो भी संसाधन होगा वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आएगा। अब इसके तुम लोग ना थोड़ा सा पिक्चर देखोगे तो समझ में आएगा, जैसे कि तुम्हारा घर भाई साहब, तो ये घर क्या है, ये घर है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये क्या है, खेल का मैदान है, पार्क है, प्लेग्राउंड है, तो ये है हमारा सामुदायिक संसाधन, ठीक है, सामुदायिक संसाधन। उसके बाद भाई साहब पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े जंगल हैं, किसी देश के अंदर हैं, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। और लास्ट में क्या है हमारा इधर, ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। स्टेटमेंट ना समझ में आए भाई साहब तो क्या करना है, पिक्चर देख के समझ लेना है, फोटो देख के समझ जानी है। वैसे भी मैम ने बहुत प्यारी प्यारी फोटो ढूंढ ढूंढ के ला के रखी तुम्हारे लिए, देख लो, ठीक है।
चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए क्या। अब बात करते हैं चौथा हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो वो है विकास की स्थिति के आधार पर किस तरीके से संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर भी आपको चार पार्ट देखने को मिलेंगे, संभावित संसाधन, ठीक है, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन और संचित संसाधन। चार तरीके का आपको इधर भी देखने को मिलेगा। अब देखो भाई पढ़ लेते हैं क्या है। संभावित संसाधन क्या बोल रहा है, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हैं लेकिन उपयोग नहीं किए गए हैं उन्हें हम संभावित संसाधन बोलते हैं। इसका मतलब कि उनमें संभावना है कि आगे चलकर हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण होगा तुम्हारा राजस्थान, ठीक है, इसका उदाहरण होगा राजस्थान। यहाँ पर तुम्हें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुत मिलती है, तो वो आगे चलकर कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। अगर मैं विकसित संसाधन की बात करूं तो भैया, अगर मैं विकसित संसाधन की बात करूं तो वे संसाधन जिनकी गुणवत्ता, ठीक है, और उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, जिनके मैपिंग हो चुकी है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो उन्हें हम विकसित संसाधन बोलते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, विकसित संसाधन बोलते हैं। तो अभी तक के जितने भी संसाधन जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हम विकसित संसाधन बोलते हैं। क्लियर हो गया भाई साहब, मेरा तो मुंह दर्द होने लगा। तुम लोग भी पानी वानी पी लो बच्चा थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब क्या आ रहा है, अब है भंडारित संसाधन, ठीक है। मतलब क्या है कि भैया पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी भी प्रौद्योगिकी की कमी के कारण मानव की पहुंच से दूर हैं, ठीक है। मतलब क्या कि ऐसे संसाधन हमको पता तो है कि हाँ ये हमारे लिए संसाधन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास क्या है, प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम उनका इस्तेमाल कर सकें। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारा, इसका एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजन। H2O में आपको पता है कि क्या मिलता है, हाइड्रोजन, ठीक है। हमको ये पता है कि ये हाइड्रोजन हमारे बहुत काम आ जाएगा अगर ये हमें अलग से मिल जाए तो, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस पानी के फॉर्मूले से हम H2 को बाहर निकालें कैसे। जब हमको फॉर्मूला मिल जाएगा तब ये हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम संचित की बात करें भाई साहब, तो वे संसाधन जिनका उपयोग तकनीकी ज्ञान के उपयोग द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तक उनका उपयोग शुरू नहीं किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बचा कर रखा गया है, तभी तो इन्हें रिजर्व बोला गया है, इन्हें संचित बोला गया है कि अभी ये रिजर्व हैं जो आगे चलकर कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो भैया ये था हमारा पूरा क्या, संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, और लास्ट में क्या है, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडारित और संचित, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। अच्छा भाई साहब कितनी प्यारी फोटो आई है। सतत विकास की अवधारणा क्या है, क्या होता है सतत विकास, क्या कोई जानता है इसके बारे में, एनीवन, क्या कोई जानता है कि सतत विकास का मतलब क्या होता है, या कोई मुझे बता सकता है कि मैम सतत विकास का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो, इसकी परिभाषा की बात करूं तो क्या होगा, एक ऐसा विकास, सुनना ध्यान से, ठीक है, एक ऐसा विकास, ठीक है, एक ऐसा विकास जो भविष्य, जो भविष्य की जरूरतों को पूरा किए, अरे हाँ, जो भविष्य की जरूरतों को नजरअंदाज, ध्यान से इसको सुनना, किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे, ठीक है, वर्तमान की जरूरतों को पूरा
करे। सिंपल सा। सतत विकास क्या होता है भैया? एक ऐसा विकास जो भविष्य की जरूरतों को नजरअंदाज किए बिना ही वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे। मतलब कि एक ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतें भी पूरी करे और साथ में भविष्य की जरूरतों के साथ भी उसको कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उन्हें नजरअंदाज ना करना पड़े। तो ऐसे विकास को ही हम क्या बोलते हैं? सतत विकास। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? सतत विकास बोलते हैं। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है, सुनो, हमें कहीं ना कहीं पता है कि प्रकृति से ये जो हमें संसाधन मिले हैं ये हमारे लिए फ्री गिफ्ट की तरह है। ठीक है, और फ्री की चीज हमें कोई भी मिलती है तो हम उसका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेते हैं। यही चीज हमें संसाधनों के साथ देखने को मिलती है कि कुछ ज्यादा ही हम इनका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या दिन ब दिन क्या है? कम होती जा रही है, इनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो उनका संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और उसी में बहुत ही बेहतर कदम कौन सा है? सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि एक ऐसा विकास किया जाए जिससे ना सिर्फ वर्तमान की जरूरतों को पूरा किया जा सके बल्कि साथ में ही भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए, उन्हें भी नजरअंदाज करना ना पड़े। तो यही है सतत विकास की अवधारणा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब हमारा टॉपिक क्या आएगा? भू संसाधन का, कि भैया भू संसाधन क्या होता है। ठीक है, मतलब लैंड। हमारे लिए पता है कि जमीन हमारे लिए बहुत बड़ा संसाधन है और एग्जैक्टली में बहुत बड़ा संसाधन है। ठीक है, अच्छा कैसे इसको हम बोलेंगे? इसलिए बहुत बड़ा संसाधन है बच्चा क्योंकि हमें पता है कि सारी की सारी जो गतिविधियां हैं, जो भी मानवीय गतिविधियां हैं, वो कहाँ हो रही हैं? वो इसी जमीन पर हो रही हैं। ठीक है, हमने अपना घर बादल में तो जाके बनाया नहीं है। ठीक है, हमारी गाड़ियां हवा में तो जाती नहीं है, एरोप्लेन जाती है वो बात अलग है। ठीक है, नॉर्मली हमने अपनी चीजें हम वहां ऊपर जाके तो हम शिफ्ट हो नहीं रहे। जब कभी टेक्नोलॉजी आ जाएगी उस तब की बात अलग है, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी हमारी ज्यादातर जो गतिविधियां हैं वो कहाँ हो रही हैं? वो यही इसी जमीन पर हो रही है, इसी भूभाग पर हो रही है। इसीलिए ये संसाधन हमारे लिए बहुत बड़ा संसाधन है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार सब कुछ कहाँ पर आधारित है? तो इसी भूमि पर आधारित है। ठीक है, भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भाई कोई भी चीज अगर हमें मिली है तो जाहिर सी बात है कि एक सही वे में, एक सही ढंग से हम उसका इस्तेमाल करें ताकि वो आगे भी आने वाले लोगों के लिए बची रहे, खत्म ना हो जाए। ठीक है, उसकी स्थिति एकदम बद से बदतर ना हो जाए। ठीक है, तो भूमि संसाधन देख रहे हो, कितनी प्यारी सी जमीन दिख रही है ना, ये सीनरी कितनी प्यारी लग रही है। लग रहा है कि बस मैम काश मैं यहीं पर बैठा होता, काश मैं यहीं पे बैठी होती। भाई एकदम जीवन का परम आनंद तो हमको यहीं से मिल जाता। वो सुकून जिसकी तलाश हम इधर उधर दर बदर भटकते हुए करते रहते हैं, वो शायद ये पूरा सुकून हमें यहीं मिल जाता है। मन में यही आ रहा होगा ना, एकदम लड्डू फूट रहे होंगे कि काश मैम ये जगह मुझे मिल जाए, मतलब मैं इस जगह को मिल जाऊं, मैं पहुंच जाऊं इस जगह में, तो क्या बात है मैम, मजा ही मजा आ जाए, है ना। चलो भैया, तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? सिंपल सा मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि अगर मैं इस पृथ्वी की बात करूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ इंडिया की अभी, ठीक है, इंडिया की मैं बात करती हूँ। एक बना लेते हैं प्यारा सा पाई चार्ट। चलो अब यहाँ पे ध्यान से इसको सुनना, ठीक है। हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं कि अपने अपने इंडिया में कौन सा भूभाग कितना हमको देखने को मिलता है, कितने प्रतिशत में देखने को मिलता है। मेजर पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से उसको समझ लेना, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हम इसको ऐसा थोड़ा सा करते हैं डिवाइड और कुछ ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ऐसा हमने इसको डिवाइड किया। तो ये जो 43% का जो हिस्सा है ये क्या है भैया, ये है समतल जमीन, ठीक है। ये क्या है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। ये समतल है, ठीक है। ये क्या है, प्लेन है, ठीक है। प्लेन एकदम बराबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, ये जो 30% का हिस्सा है, ठीक है, ये जो 30% का हिस्सा है ये क्या है भैया, ये है पर्वत, ठीक है। क्या है, ये माउंटेन्स हैं। और ये जो बचा 27% का हिस्सा है ये क्या है भैया, ये है तुम्हारा पठार, ठीक है। कई बच्चों को दिक्कत आती है मैम पर्वत और पठार में क्या अंतर है, तो वो भी यहीं पर समझ लो तुम लोग, ठीक है, वो भी यहीं पर समझ लो।
अगर ये इस टाइप का बना हुआ है, ये क्या है, ये पर्वत है। लेकिन अगर ये इस टाइप का बना हुआ है तो ये पठार है। ये टेबल की तरह होता है कि ऊंचा तो है लेकिन उसके ऊपर क्या है, फिर बराबर है, समतल एरिया है, तो इसे हम पठार बोल देते हैं और इसे हम पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना, 43% क्या है, प्लेन है, समतल जमीन है, 30% पर्वत है और 27% तुम्हें पठार देखने को मिलता है। ठीक है, और यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब क्या बता रहा है कि भैया भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, ये हम सब कुछ यहाँ पर समझेंगे और ये कहीं ना कहीं भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अच्छा मानवीय कारक की अगर मैं बात करूं, जैसे जनसंख्या घनत्व, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं, ये सब भी कहीं ना कहीं हमारी भूमि के उपयोग को अफेक्ट करती हैं, उसका निर्धारण करती हैं। ठीक है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो भैया ये याद रखना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और हमारे पास सिर्फ 93% का ही डाटा अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 93% का ही डाटा अवेलेबल है, हमें सिर्फ उतने हिस्से के बारे में ही पता है। जैसे कि अगर मैं कुछ पूर्वोत्तर प्रांतों की बात करूं, जैसे कि असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। असम के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन इनके अलावा वो जो बहुत सारे राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, तो इन सारे राज्यों के मतलब इन सारे राज्यों का हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों की भूमि का भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो हमारे पास कुल मिलाकर 93% भूमि का ही डेटा है अपने यहाँ। ठीक है, उतने डेटा में ही हम सारी चीज़ें पता करते हैं और ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अच्छा भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपायों की अगर मैं बात करूँ तो कि भैया क्या मतलब है, जैसे कि संसाधन हमें पता है कि किसी ना किसी तरीके से क्या है, इतना ज़्यादा जब उसका दोहन होने लगता है तो वो खराब होने लगते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, संसाधन क्या है, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, उनका हमें पता है कि भाई साहब वो लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, आप देख सकते हो कि भाई भूमि का क्षरण देखने को मिल रहा है। ठीक है, अपरदन देखने को मिल रहा है, निम्नीकरण देखने को मिल रहा है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अब जानेंगे क्या उनके फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, कहते हैं हम लोग भूमि निम्नीकरण के बारे में, और इसी स्लाइड में हम पूरी चीज़ें देख लेंगे कि इसके कारण क्या क्या हैं और इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। एक ही स्लाइड में दोनों चीज़ें कवर करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, बार बार इधर उधर देखने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई बात कर लेते हैं सबसे पहले कारण क्या क्या है। ठीक है, एक साइड हम लिखते हैं कि कारण क्या क्या है जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण हमें देखने को मिलता है, भूमि का क्षरण देखने को मिलता है, और दूसरी साइड हम लिखेंगे कि भैया क्या क्या उपाय हैं इसके। ठीक है, दोनों चीज़ें हम एक ही स्लाइड में कवर करेंगे और आप लोग भाई कमेंट में जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो और बताते रहो कि क्या क्या मैम उपाय हम इसमें कर सकते हैं और क्या क्या इसके कारण है जिसकी वजह से आपको भूमि का क्षरण देखने को मिल रहा है। तो अगर एक एक करके हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कारण की। आपको पता है भैया इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है तुम्हारा प्राकृतिक कारण, ठीक है, एक है भाई साहब, एक है प्राकृतिक कारण और दूसरा क्या है, मानवीय कारण। आपको पता है कि प्राकृतिक कारण तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मानवीय कारण आपको कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। भाई मानव की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपको भूमि क्षरण देखने को मिलता है। अगर मैं प्राकृतिक की बात कर रही हूँ तो भैया जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना डे बाई डे, आपको पता है भाई साहब पृथ्वी का टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस इमिशन इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको भूमि का क्षरण देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी चलो ये तो एक ही कारण हुआ। अगर मैं मानवीय कारण की बात करूँ भैया बहुत लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी। क्या क्या मानवीय कारण देखने को मिल रहे हैं, तो भैया आपको पता है कि डे बाई डे क्या हो रहा है, वनों की कटाई कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है ना। क्या हो रहा है, वनों की कटाई तो कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है। अब क्या हो रहा है कि 2 लेन को 4 लेन बनाना है, 4 को 6 लेन बनाना है, 6 को 8 लेन बनाना है, बड़े बड़े हाईवे बनाने, बड़ा बड़ा डैम बनाना है, डेवलपमेंट करना है, और उसके चक्कर में वनों की कटाई हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अत्यधिक चराई भी देखने को मिलती है। तो भैया जानवर को छोड़ दे रहे हैं कि लो तुम जाओ अपना पेट भरो, खाना पीना खाओ, और वो कुछ ज़्यादा ही खाना पीना खा ले रहा है तो अत्यधिक चराई भी हो रही है। इसी के साथ साथ अत्यधिक सिंचाई भी देखने को मिलती है। ठीक है,
क्या मिल रहा है भैया, अत्यधिक सिंचाई भी इसी के साथ साथ देखने को मिलती है कि रात में ट्यूबवेल चालू कर दिए हैं, पाइप चल रही है, खेत में पानी भरा जा रहा है और हम आराम से सो रहे हैं। तो अत्यधिक सिंचाई की वजह से भी क्या है, भूमि का क्षरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो औद्योगिकरण कितना ज़्यादा हो रहा है भाई साहब। एक तुम्हारा औद्योगिकरण और दूसरा तुम्हारा शहरीकरण। हर किसी को तो अब शहर में रहना है ना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नया नया घर बनाना पड़ेगा। अब नया नया घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए ना। अब ज़मीन कहाँ से लेके आओगे, वनों को काट के वहाँ से हम ज़मीन लेकर आएंगे और वहाँ जाके अपना घर बनाएंगे, यही कर रहे हैं हम। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से आपको भूमि निम्नीकरण देखने को मिलता है। और अगर मैं उपायों की बात करूँ कि मैम बताइए ना कि क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी इस भूमि को बचा कर रख सकें, उसका संरक्षण कर सकें। भैया बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान से समझ लेना। वनों की कटाई हो रही ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ये सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ी सल्यूशन अगर मैं बोलूँ कि सबसे अच्छा सल्यूशन क्या है कि भैया पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, फिर क्या है भैया, नियोजित चराई करो। ये नहीं है कि एक जगह में तुमने जानवर को छोड़ दिया तो बस छोड़ ही दिया, भाई दूसरी जगह लेके जाओ अब, है ना। तो नियोजित क्या है, चराई होनी चाहिए और इसी के साथ साथ नियोजित ही सिंचाई होनी चाहिए। भाई जितनी ज़रूरत है तुम्हारी फसल को उतना ही सिंचाई करो, ज़बरदस्ती सिंचाई करने की क्या ज़रूरत है, जितने में हो जा रहा है उतने में करो काम। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि भाई साहब क्या बात किया जाए कि भैया खेती जिस तरीके से हो रही है ना, खेती तो खेती के तरीकों में बदलाव लाओ, थोड़ा नए तरीकों का इस्तेमाल करो। ठीक है, खेती के तरीकों में बदलाव, ये भी बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, खेती के तरीकों में भी बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, और बताओ अपने दिमाग से बताओ और क्या बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं भैया कि सीढ़ीदार खेती भी की जा सकती है, ये भी एक नया तरीका है ना। सीढ़ीदार खेती भी की जा सकती है। इससे क्या होता है भैया, बंधी रहती है। ठीक है, जो ज़मीन है वो बंधी रहती है। अगर मैं मिट्टी की बात करूं तो वो भी बंधी रहती है, तो उससे क्या है, उसको क्षरण देखने को नहीं मिलता। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसका भी हम देखेंगे कि उसका क्षरण किस तरीके से हो रहा है और उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और वो चीज़ आपको एकदम सेम देखने को मिलेगी। बच्चा सेम क्यों, मन में आ रहा होगा ना कि मैम सेम क्यों। सेम इसलिए क्योंकि इसी भूमि के ऊपर ही तो मृदा है, इसी भूमि के ऊपर वाली लेयर को ही तो हम सॉइल बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। तो जो कारण आपके भूमि क्षरण के होंगे वही सेम कारण आपके किसके होंगे, मृदा क्षरण के होंगे। जो सेम उपाय होंगे आपके भूमि को संरक्षण करने के लिए, वही सेम उपाय आपके मृदा के संरक्षण के लिए होंगे। तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये आपको सेम ही देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भैया सीधा किसके बारे में, मृदा के बारे में। ठीक है, मृदा संसाधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मृदा को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, क्या कर रहे हैं भैया, मृदा को हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, इसका हम वर्गीकरण करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि भैया कि जिस हिसाब से भारत में डिस्ट्रीब्यूशन है मृदा का, ठीक है, जिस हिसाब से भारत में वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है, फैलाव देखने को मिलता है, उस हिसाब से हम 6 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, एक और रुक जाओ, एक और ये रहा। ठीक है, 6 पार्ट हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कौन सी आती है तुम्हारी, जलोढ़ मृदा आती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे काली मृदा के बारे में, काली मिट्टी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे लाल और पीली मिट्टी के बारे में। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे लैटेराइट, ठीक है, लैटेराइट मृदा के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा के बारे में और लास्ट में हम पढ़ेंगे मरुस्थली। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा के बारे में। तो ये 6 टाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इन्हीं 6 टाइप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आओ भैया बात कर लेते हैं तुरंत जल्दी से। सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, तो हम जलोढ़ मृदा के बारे में बात करते हैं। पूरा का पूरा जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अब ये उत्तरी मैदान कैसे बना हुआ है आपको पता है, सिंधु, ठीक है, सिंधु की वजह से और गंगा की वजह से। ठीक है, गंगा की वजह से और साथ में क्या है,
ब्रह्मपुत्र की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। इन तीनों नदियों की वजह से आपको पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हीं के सेडिमेंट से ये एरिया बना हुआ है, ठीक है। जो सिल्ट वो डिपॉजिट करती जाती हैं, जो सेडिमेंट्स वो डिपॉजिट करती जाती हैं, उसी डिपोजिशन से ये एरिया बना हुआ है और यहीं पर आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा पर भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपको कृषि भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा भैया। जाहिर सी बात है, जहाँ की मिट्टी अच्छी होगी वहीं पर फसलें ज़्यादा होंगी, और जहाँ फसलें ज़्यादा होंगी वहीं पर क्या है, लोग भी ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, वहीं पर आपको जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा पोटैश, फास्फोरस और चूना, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ये रिच होती है, ठीक है। अब इसमें आपको अगर मैं फसलों की बात करूँ तो जैसे गन्ना है, चावल है, गेहूं है और बहुत सारी क्या है, दलहन की फसलें देखने को मिलती हैं। तो इनको क्या है, ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। देखने में आपकी जलोढ़ मृदा कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं काली मृदा के बारे में, तो इसे रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, और ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसी वजह से हम इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कपास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाली मिट्टी क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन होता है ना, तो इसमें आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसमें क्या है, दरारें पड़ने लगती हैं, और यहीं पर जब ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, मान लो बारिश हो गई तो ये चिपचिपी टाइप की हो जाती है। तो दोनों टाइप का आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके एरिया कौन कौन से हैं भैया, तो महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ही दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक भी ये मिट्टी फैली हुई है। तो आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं, ये मैप में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, मैप को पॉइंट करने में, ठीक है। अब क्या है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा महीन कण देखने को मिलेंगे, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से ये मिट्टी परिपूर्ण होती है और देखने में कुछ ऐसी लगती है। और मुझे लग रहा होगा कि शायद आपकी स्क्रीन में ये साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि हमारी स्क्रीन भी काली है और इसकी फ़ोटो भी काली, क्योंकि काली मिट्टी है। थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि हाँ मिट्टी है यहाँ पे, ठीक है। चलो, लाल और पीली मृदा के बारे में हम देख लें भैया। तो ये क्या है, ये आपको दक्कन के, बोले तो डेक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में ये देखने को मिलेगी। और आपको पता है कि ये जो है, ये आग्नेय चट्टानों से बनी हुई देखने को मिलती है, इग्नियस रॉक से ये बनी हुई मिलती है, ठीक है। अच्छा, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान क्या होते हैं भैया, तो आग्नेय चट्टान होते हैं जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, जब क्या है, जब यहाँ से मैग्मा निकलता है और बाहर निकल के जब ये लावा बनता है ना, जब ये अर्थ सरफेस पर लावा के फॉर्म पर आता है और यही लावा जब ठंडा हो जाता है, उसी से बनती हैं आग्नेय की चट्टान, और उन्हीं आग्नेय की चट्टानों से आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे रीजन कौन से भैया, उड़ीसा है, क्या बने बोला, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों पर आपको ये देखने को मिलती है। अच्छा, इनका लाल रंग ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको आयरन का कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये हाइड्रेटेड हो जाती है ना, जब इसमें आपको पानी की मात्रा देखने को मिलती है, तब यही मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। तो लाल और पीला दोनों कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लेटराइट की, तो ये जो है ना, ये लेटर वर्ड से बना हुआ है और इसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक का मतलब क्या हुआ, ईंट। इसे हम ब्रिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पाई जाती है जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और असम के पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर आपको लेटराइट सॉइल की उपलब्धता देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ये उपजाऊ होती नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें अच्छी खाद का इस्तेमाल करें, अच्छे उर्वरकों का इस्तेमाल करें, तो ये उपजाऊ हो जाती है, ये खेती करने लायक हो जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों कम होती है बेटा, क्योंकि ह्यूमस को बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो इतने हाई टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं, वो बचते ही नहीं है। तो बहुत सूखी सूखी टाइप की ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारी मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, रेतीली टाइप की मिट्टी होती है जो पश्चिमी राजस्थान में मुख्य तौर पर पाई जाती है, ठीक है।
और इसको अगर हम सही तरीके से इसमें सिंचाई करें तभी ये कृषि योग्य इसको बनाया जा सकता है, तभी हम इस पे फसलों को उगा सकते हैं। लेकिन सिंचाई बहुत अच्छी होनी चाहिए तब, ठीक है। अब क्या है, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण क्या है, इस यहाँ पर जल वाष्प का दर बहुत ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है ना कि बारिश के टाइम पे ना बहुत सारी धाराएं देखने को मिलती हैं यहाँ पर, लेकिन वो धाराएं क्या है, समुद्र में मिलने से पहले ही लुप्त हो जाती है। इसमें यहाँ पर वाष्पीकरण का जो दर है ना वो बहुत तेज है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि नमक की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और इसी के लिए क्या है, झीलों से जल वाष्पीकृत करके क्या है, खाने का नमक भी यहाँ से बनाया जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अगर मैं बात करूं वन मृदा के बारे में तो ये मुख्य तौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। अच्छा, वेरिएशन का मतलब क्या है, मान लो इस तरह भाई पहाड़ हो गया हमारा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ और टाइप की मिलेगी मिट्टी, यहाँ कुछ और टाइप की मिलेगी, यहाँ कुछ और टाइप की मिलेगी, ठीक है। यहाँ वाली क्या होती है, ये थोड़ी सी एक तरीके से बोलूँ तो उपजाऊ ज़्यादा होती है, बहुत महीन कण होते हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत मोटे मोटे कण आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो भैया ये मृदाएँ क्या है, सिल्टदार होती हैं, कहाँ, घाटियों के पास नीचे साइड, और ऊपरी ढलानों पर क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कण देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको बता दिया भैया, नदी के निचले हिस्से में अगर मैं बात करूं, घाटियों के हिस्से की बात करूं तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है, जलोढ़ टाइप की हो जाती है। अच्छा, मृदा अपर्दन और संरक्षण की भाई यहाँ पर बात करते हैं, सेम वही चीज़ है बेटा, फिर भी मैं नोट करे दे रही हूँ, नहीं तो कहोगे अरे मैम सेम सेम बोल के बताई भी नहीं। लिख दे रही हूँ भैया, तुम लोग ध्यान दे देना, वैसे भी सेम चीज़ है फिर भी बोल रही हूँ, फिर भी नोट कर रही हूँ ताकि तुम लोग ये ना कहो कि अरे मैम आप तो आलस कर रही हैं, आप तो बता नहीं रही हैं सेम सेम बोलकर। चलो भैया तुम्हारे लिए ये भी सही है, बस तुम लोग आलस मत दिखाया करो मुझे, ठीक है। हम लिख देते हैं ताकि भाई बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर मैं कारण की बात करूं तो क्या क्या कारण होंगे, मुझे जल्दी जल्दी से बच्चे बताएं, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि मृदा अपर्दन के और भूमि अपर्दन के दोनों के कारण आपको सेम देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर भी हम यहाँ पर भी सेम कारण लिखेंगे। क्या भाई, वनों की कटाई बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है कि पेड़ पौधे क्या है, मिट्टी को क्या है, बांध के रखते हैं, है ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं। तो लेकिन अगर उनकी पेड़ पौधों की कटाई इस तरीके से होती रहेगी तो क्या मिट्टी बंधेगी, नहीं बंधेगी, वो क्या है, उसका क्षरण हो ही जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, अत्यधिक चराई हो गई, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। मैं सारे पॉइंट्स दोबारा से लिख रही हूँ, इनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अत्यधिक सिंचाई भी हो गया, जैसे अत्यधिक सिंचाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो औद्योगिकरण हो गया। सारे फैक्टर्स आपको सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। शहरीकरण, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई फैक्टर समझ में आता है तो आप अपनी कॉपी में उसे भी नोट कर लेना, ठीक है। अगर हम उपायों की बात करें भाई साहब, तो उपाय आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, सुनो ध्यान से, ठीक है। उपाय क्या मैंने बताया कि भैया खेती के तरीकों में बदलाव होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, खेती के तरीकों में बदलाव होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं और हम क्या कर सकते हैं, तो भैया नियोजित सिंचाई होनी चाहिए, है ना, अंधाधुंध ना हो कुछ भी, नियोजित सिंचाई होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं और हम क्या कर सकते हैं, तो पट्टीदार खेती कर सकते हैं। अच्छा, पट्टीदार खेती क्या होता है बताओ जरा, पट्टीदार खेती के बारे में क्या किसी को पता है, मैं बताती हूँ, सुनो। एक ऐसा होता है कि मान लो एक पट्टी हमने क्या बनाया, उसमें फसल लगा दी, दूसरी पट्टी में हमने क्या लगा दिया, घास, फिर हमने फसल लगाई, फिर हमने घास लगाई। इससे क्या होता है, मिट्टी बंधी रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज हवा चलने पर भी नहीं उड़ती और पानी से भी जल्दी नहीं बहती, तो यहाँ पर मिट्टी बंधी रहती है। तो पट्टीदार खेती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत बढ़िया उपाय है ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ भैया, और अगर मैं बोलूँ तो क्या कह सकते हैं, सीढ़ीदार खेती, ठीक है, सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, आपको पता है ना कि पहाड़ों में आपको खेती देखने को मिलती है जो थोड़ा सा स्टेप वाइज होती है, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे भी अगर हम खेती करें तो हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के क्षरण को और भूमि के क्षरण को भी हम बचा सकते हैं। समझ में आ रही बात, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या आ रही। और सबसे बेस्ट उपाय क्या है, सबसे बेस्ट उपाय है वृक्षारोपण, कि भैया पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे बेस्ट उपाय है ये,
ठीक है, कि पेड़ लगाना चाहिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तभी ह्यूमन बच पाएगा, तभी उसका सर्वाइवल अच्छे से हो पाएगा। भाई प्रकृति रहेगी तब ना हम कुछ और आगे सोच पाएंगे, तब ना विकास होगा हमारा। कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि विकास के नाम पर हम प्रकृति के साथ ही खिलवाड़ करते रह जाएं। ठीक है भाई, ये रहा हमारा प्यारा सा चैप्टर, इसमें हमने सारी चीज़ें अपनी कवर कर रखी हैं। कौन सा? संसाधन एवं विकास का। कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, कैसे कैसे हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, कैसे हम भू संसाधन को जानते हैं कि किस तरीके से वो वर्गीकृत हैं। भू संसाधन 43, 27 और 30 के प्रतिशत में मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा भू संसाधन को जो उसका क्षरण हो रहा है उसके कारण क्या क्या है, उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मृदा कितने प्रकार की होती है, सबको डिटेल में मैंने बता दिया आपको। मृदा का क्षरण किस प्रकार से हो रहा है और मृदा का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कहीं पर भी कोई भी डाउट है जस्ट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे फिर एक नए प्यारे से वन शॉट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बढ़िया बढ़िया नंबर लाते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।